गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज लेक्चर नंबर 8 क्लास 11th में हम लोगों को पिछले पढ़े हुए कुछ टॉपिक से एपी के टॉपिक से क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। जिसमें हम लोग nth टर्म एसएन और जो है अरिथमेटिक मीन दैट मीन्स एम एंड सम प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी किए हैं, ठीक है। इसी पर संबंधित आइए चलते हैं आज कुछ प्रश्नों से थोड़ा सा समझते हैं आगे। जिसमें से आपका फर्स्ट क्वेश्चन है द इनकम ऑफ ए पर्सन। द इनकम ऑफ ए पर्सन इसका मतलब एक व्यक्ति की आय इज 3 लाख, ठीक है। इसका मतलब एक व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये है इन द फर्स्ट ईयर। कहने का मतलब अर्थ ये हुआ कि किसी व्यक्ति का जो है पहले साल जो इनकम है वो कितनी है, 3 लाख है। ही एंड ही रिसीव और वो पाता है एंड इंक्रीज बढ़ोतरी के रूप में ऑफ 10,000 टू हिज इनकम पर ईयर फॉर नेक्स्ट 19 ईयर्स। इसका मतलब हुआ कि किसी व्यक्ति की आय 3 लाख रुपये पर वर्ष पर ईयर है और वह प्रत्येक ईयर 10,000 इंक्रीज बढ़ोतरी के रूप में पाता है। कब तक? 19 ईयर्स तक। तब आपसे कहा जा रहा है फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्ड इन 20 ईयर्स, यानी 20 वर्षों में वो कितने रुपए जो है रिसीव करेगा, पाएगा। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति की जो है फर्स्ट ईयर की जो आय इनकम है वो कितनी है, वो आपकी जो है 3 लाख रुपए है और वो प्रत्येक वर्ष जो है 10,000 इंक्रीज करके पाता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि आफ्टर 90 ईयर्स यानी 19 सालों के बाद 19 सालों के बाद जो है उसकी अमाउंट या 20वें साल में कह सकते हैं उसकी अमाउंट कितनी होगी, ठीक है। तो कुछ ऐसे प्रश्न रखने का केवल इतना मतलब है कि कभी कभी आपके एनसीईआरटी पैटर्न में ये थ्योरेटिकल के रूप में आपसे क्वेश्चन कह दिया जाता है। तो क्वेश्चन आसान रहता है, बशर्ते हम लोग को समझना पड़ता है कि सेंटेंस क्या कह रहा है। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दिया गया है, आप कह सकते हो सिंस इनकम ऑफ ए पर्सन इज कितना है, 3 लाख पर ईयर, या आप कह सकते हैं इन द फर्स्ट ईयर। इन द फर्स्ट ईयर इसका मतलब हम लोग इसको मान सकते हैं ए। क्या मान सकते हैं? ए मान सकते हैं। क्यों? क्योंकि यही आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा क्या कहते हैं इसको, फर्स्ट टर्म दैट मीन्स ए। एंड और क्या कह रहा है, कह रहा कि जो है पर ईयर इंक्रीज हो रहा है 10,000। इसका मतलब डी इज इक्वल टू, आप यहां भी कर सकते हैं सिंस पर ईयर इंक्रीज अमाउंट कितना है, 10,000 है। इसका मतलब ये किसका काम करेगा, डी। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि जो सार्वंतर होता है, जो कॉमन डिफरेंस होता है, वो इंक्रीमेंट एक निश्चित जो है संख्या होती है जो प्रत्येक टर्म में जोड़ करके अगले पद के रूप में प्राप्त होती है, ठीक है। ही रिसीव 20 ईयर्स यानी वो 20 सालों में 20वें साल में वो कितना रुपया टोटल पाएगा। इसका मतलब सम आप ज्ञात करना है, लेकिन एन का मान कितना है, 20 है। तो आप क्या कहेंगे, सिंस इन एन एपी, एपी में क्या है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू टी के रूप में ये आपका एस एन होता है। आपको यहां ज्ञात करना है S20, 20 सालों में वो कितना रुपया पाएगा। इसका मतलब 20/2 2 इंटू ए का मतलब कितना, 3 लाख ये हो जाएगा, और उसके बाद प्लस 20-1 इंटू डी का मतलब 10,000, ठीक है। इसी को आप सॉल्व कर लीजिए। 20वें साल में इतने अमाउंट जो है उस व्यक्ति को मिलेगा यदि पर ईयर की अमाउंट 3 लाख रुपये है तो, ठीक है। अब आप देख लें यहां जो है 19 हो जाएगा, 4 टाइम 0 यानी ये हो जाएगा आपका जो है 6 लाख हो जाएगा, और उसके बाद ये क्या है, 1,90,000 है, यानी 10 इंटू 7
और उसके बाद ये हो जाएगा कितना, ये बन जाएगा आपका 9 4 टाइम्स 0, कुछ ऐसा बनेगा। और उसके बाद जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका एक 0 और जाएगा, यानी कुल मिला के आपके पास इतने अमाउंट जो है उस व्यक्ति को जो है 20 ईयर्स में मिलेंगे। इतना आप कर सकते हैं, ये अमाउंट रहेगा उसके 20 ईयर्स। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ए मैन्युफैक्चर ऑफ रेडियो, रेडियो की कोई एक कंपनी है जो प्रोड्यूस्ड बनाती है 600 यूनिट्स इन द थर्ड ईयर, यानी तीसरे साल में वो 600 यूनिट रेडियो बनाती है, कोई रेडियो कंपनी है। एंड 700 यूनिट्स इन द 7th ईयर, और 7वें वर्ष में वो जो है 700 यूनिट काम करती है, रेडियो बनाती है। एज्यूमिंग दैट, यह मान लिया जाए कि द प्रोडक्ट इंक्रीजेज यूनिफॉर्मली, दैट मीन्स यह मान के रखा जाए कि जो प्रोडक्ट का इंक्रीमेंट हो रहा है, बनने की प्रक्रिया में बढ़ोतरी हो रही है, वो एक सामान्य रूप से हो रही है। तो क्या फाइंड आउट करना है, द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, तीसरे साल का दिया है, ध्यान दीजिएगा, तीसरे साल का दिया है और 7वें साल का दिया गया है। और आपसे पूछा जा रहा है द प्रोडक्शन इन द फर्स्ट ईयर, पहले साल वो जो है कितने यूनिट्स काम की है, कितने यूनिट्स रेडियो बनाई गई है। द टोटल नंबर ऑफ 7th ईयर, टोटल लगा दैट मीन सम ऑफ होगा, इसका मतलब 7 सालों में कुल वो कितने जो है रेडियो यूनिट बनाएगी। उसके बाद द प्रोडक्शन ऑफ 10th ईयर, यानी 10वें वर्ष में कितने जो है रेडियो सेट बन पाएगा। ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझने का प्रयास आप करेंगे, एक एक शब्द को आपकी जो है स्पष्ट करने का प्रयास किया जाएगा, बशर्ते आप उसको समझे। आप चाहेंगे तो आप अपनी भाषा में हिंदी में उसको जो है क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके वीडियो में आपको उसको हिंदी में ट्रांसलेट करके बताया जा रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई एक रेडियो कंपनी है, वो तीसरे साल में 600 यूनिट रेडियो बना रही है और 7वें साल में 700 यूनिट रेडियो बना रही है। यह मान लिया गया है कि जो रेडियो का इंक्रीमेंट हो रहा है पर ईयर, वो क्या है, इक्वल है। तब आपको ज्ञात करना कि पहले साल में कितने रेडियो बनाएगी, 7 सालों में कुल कितने रेडियो बनाएगी, और जो है 10वें वर्ष में कितने रेडियो बनाएगी। तो आइए एक एक करके जानकारी लेते हैं। सबसे पहले देखें, लेट इन द फर्स्ट ईयर, यानी पहले साल में यह मान लिया गया द रेडियो सेट प्रोड्यूस्ड कितना, ए यूनिट, ये मान लिया गया कि जो है फर्स्ट ईयर में कितना, ए यूनिट। ए यूनिट मानने का मतलब क्या है, अभी आपको जो यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट है उसको डी मान लिया जाएगा। क्यों ऐसा माना जा रहा है, क्योंकि हम लोग इसको एपी के तरीकों से सॉल्व करना चाहते हैं, दैट मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मेथड से। ठीक है, और यूनिफॉर्मली इंक्रीजेड रेडियो सेट कितना, डी यूनिट, यह मान लिया गया पर ईयर, ऐसा। ठीक है, यहां नहीं करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर लिख दिया है। इसका मतलब यह मान लिया गया कि जो रेडियो की कंपनी वो पहले साल में ए यूनिट रेडियो बनाती है, और पर ईयर का जो इंक्रीमेंट है उनका बनाने का, फार्मुलेट करने का, प्रोड्यूस करने का, वो कितना है, डी यूनिट। ठीक है, अब देखें, आपसे कहा जा रहा है 7th ईयर, 7वें साल में, इसलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7th ईयर में कितना यूनिट बन रहा है। आप कहेंगे डायरेक्टली आइए लिखते हैं, 7th ईयर में जो है, यानी 7वें साल में, आपको पता है कि अगर ये एपी है तो एपी का 7वां पद होगा A+6D। इसका मतलब A+6D इज इक्वल टू 600। एंड 7वें ईयर में तो किस ईयर, थर्ड ईयर में है, A+2D, सॉरी, A+2D इज इक्वल टू 600 एंड A+6D इज इक्वल टू 700। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड, ये बनेगा आपके पास इक्वेशन। ठीक है, अब इसको जो है सब्ट्रैक्ट कर देते हैं बाय सब्ट्रैक्टिंग। क्यों,
क्योंकि यहाँ पे ए का कांस्टेंट इक्वल है और साइन भी सेम है, इसका मतलब सब्ट्रैक्ट कर दें तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, ये कट जाएगा। यहाँ आना चाहिए -4d और यहाँ आना चाहिए -100, यानी d बराबर आएगा 25। यानी जो यूनिफॉर्मली इंक्रीमेंट इन रेडियो सेट्स है वो 25 सेट पर ईयर है। ठीक है, इसलिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट a प्लस 2 इंटू 25 इज इक्वल टू 600, यानी a इज इक्वल टू कितना आएगा 550। यानी कि जो है फर्स्ट ईयर का जो प्रोड्यूस्ड है रेडियो सेट का वो कितना है 550। ये आपका आंसर नंबर फर्स्ट है। ठीक, सेकंड क्या कह रहा है, टोटल नंबर और टोटल प्रोडक्शन इन 7th ईयर। इसका मतलब S7 और S7 इज इक्वल टू होगा 7/2 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू कितना d। 7/2 2 इंटू a का मान आपको मिल गया 550 प्लस 6 इंटू d का मान क्या है 25। ये कितना होगा 7/2 होगा। यहाँ देखें ये आपका हो जाएगा 1100 बनेगा और यहाँ 150 आएगा, यानी 1250 आना चाहिए। और 1250 मतलब 7 इंटू 625, इसका मतलब क्या होगा मल्टीप्लाई करके देखें 7 5 35, 3 आएगा, 7 2 14, 3 17 होगा और उसके बाद 1 होगा और 7 6 42 143। यानी ये जो है इन 7 ईयर टोटल प्रोडक्शन ऑफ रेडियो सेट इज 4375। थर्ड आपका क्वेश्चन है, थर्ड कह रहा है द प्रोडक्ट इन द 10th ईयर, 10वें साल में। तो आप कहेंगे सिंस 10 इज इक्वल टू होगा a प्लस 9d और a का मतलब 550, 9 इंटू 25 550 प्लस ये 9 है, इसका मतलब 225 होगा और ये कितना जाएगा, ये आएगा 775। ये 10वें साल का प्रोडक्शन होगा। ये आंसर नंबर आपका सी होगा, ये आंसर नंबर बी होगा। इस प्रकार से आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलने पर कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए, बशर्ते आप प्रयास ये करें कि उसका जो है अनुवाद आप सही तरीके से स्पष्ट करें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 cars स्टार्ट टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन। 2 कार एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं फ्रॉम द सेम प्लेस। 2 कार एक ही स्थान से एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। द फर्स्ट गोज विद यूनिफॉर्म स्पीड। भाई दोनों अलग अलग कार हैं, दोनों की जो स्पीड अपनी अपनी होगी। तो इसमें कह रहा कि पहली जो कार है वो एक समान स्पीड से चल रही है, उसकी स्पीड कितनी है 10 किलोमीटर पर आवर। लेकिन जो सेकेंड कार है उसकी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर इन फर्स्ट आवर, यानी पहले घंटे में कितनी स्पीड है 8 किलोमीटर पर आवर और इंक्रीजेज द स्पीड बाई ½ किलोमीटर ईच सक्सेसिव आवर। इसका मतलब कहने का तात्पर्य हुआ कि जो दूसरी कार है उसकी पहले घंटे में जो स्पीड है वो 8 किलोमीटर पर आवर है और आगे आने वाले प्रत्येक घंटे में आधे किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ रही है। यानी स्पष्ट करें इसको तो पहले आवर में 8 किलोमीटर पर आवर, दूसरे घंटे में आपका हो जाएगा 8 से 1/2 यानी 8.5 किलोमीटर पर आवर, तीसरे घंटे में 9 किलोमीटर पर आवर, चौथे घंटे में 9.5 किलोमीटर पर आवर। इस हिसाब से आधे किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ा रहे हैं। तो कह रहा कि हाउ मेनी आवर्स, कितने घंटों में द सेकेंड कार ओवरटेक क्रॉस करेगी द फर्स्ट कार बोथ गोज नॉन स्टॉप। यानी बिना रुके अगर दोनों कार चल रहे हों तो दूसरी कार पहले कार को कितने घंटे में ओवरटेक करेगी, यानी मुलाकात होगी उनसे। ठीक है, तो आइए समझते हैं। आप जरा सोचें कि अगर 2 कार हैं एक ही डायरेक्शन में चल रहे हैं, ठीक है। अब मान लेते हैं कि ये जो है जो यूनिफॉर्मली स्पीड है वो अपना जो है एक समान चाल से चल रहे हैं। दूसरी जो कार है वो क्या हो रही है, अपनी चाल बढ़ाते हुए चल रही है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं उन दोनों के आपस में मुलाकात होगी, दैट मीन्स एक दूसरे को ओवरटेक करेंगे।
तो शुरुआत से लेके और ओवरटेक के समय तक दोनों कारों द्वारा चली गई दूरियां आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अर्थात हम लोग क्या करें, हम लोग ये पता करें कि कितने घंटे बाद ये एक दूसरे को ओवरटेक करेंगी, उनके घंटों के बीच चली गई दूरी आपस में दोनों की क्या होगी, बराबर होगी। ठीक है, तो देखें आप कहेंगे सिंस फर्स्ट कार गोज यूनिफॉर्म स्पीड, एक समान चाल से, कितना 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये हो गया। यहां थोड़ा सा आप एक लाइन ऊपर इसके लिख दें, क्या लिखें, लेट सेकेंड कार ओवरटेक टू फर्स्ट कार, इसको हटा ही देते हैं, फर्स्ट कार इन टी हावर्स या इन एक्स हावर्स, यानी दूसरी कार जो है पहली कार को ओवरटेक कितने घंटों में करेगी, एक्स हावर। देन इन एक्स हावर्स, इन क्या, एक्स हावर्स द डिस्टेंस ऑफ कार फर्स्ट एंड सेकेंड आर इक्वल। इसका मतलब टी घंटे में दोनों कारों द्वारा चली गई दूरी आपस में क्या होगी, समान होगी। इसलिए इन टी हावर्स या एक्स हावर्स लिखे हैं आप, द डिस्टेंस ऑफ कार ए मान लेते हैं, कितना होगा, यूनिफॉर्मली स्पीड है ना, यूनिफॉर्मली है, तो आपको पता है कि जो है दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। डिस्टेंस है, दूरी है, तो आप यहां लिखेंगे स्पीड इनटू टाइम। इसका मतलब स्पीड कितनी है 10 और टाइम कितना t, इसका मतलब सॉरी x है, इसका मतलब जो है ये लगेगा 10x किलोमीटर। ठीक, एंड इन x हावर्स द डिस्टेंस ऑफ कार ए। अब यहां देखिए, यहां क्या है कि आपकी कार की स्पीड बढ़ती जा रही है, एक समान जो है चाल से बढ़ रही है। जैसे फर्स्ट आवर में 8, सेकेंड आवर में मतलब 8.5 कह सकते हैं, थर्ड आवर में 9 कह सकते हैं, इस प्रकार से। तो आप बताइए टी हावर में ज्ञात करना है, इसका मतलब एक्स हावर में ज्ञात करना है, इसका मतलब n का मान क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, 2 इंटू a का मान 8 होगा, x माइनस 1 होगा, और उसके बाद जो है आपका d है वो d कितना होगा, हाफ होगा। ये बनेगा क्योंकि आपकी जो है इंक्रीमेंट एक निश्चित के रूप में है और फर्स्ट भी निश्चित है, पदों की संख्या नंबर ऑफ टर्म भी निश्चित है, इसका मतलब सम ऑफ ए बी का टर्म लगेगा। ठीक है, क्या आएगा, x/2, 16 टू जार कितना हो जाएगा 32, इसका मतलब हो जाएगा 32 प्लस x माइनस 1/2, x/2 31 प्लस x अपान कितना 2, ये बनेगा। आप इसको लिख सकते हैं कितना, x² प्लस 31x अपान कितना 4, ये होगा कितना, कार B की जो है डिस्टेंस होगी और ये कार A की डिस्टेंस होगी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन डिस्टेंस आपस में समान होगा, या आप लिख सकते हैं इन x हावर्स क्या होगा, 10x इज इक्वल टू x² प्लस 31x अपान कितना 4 हो जाएगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ कितना हो सकता है, ये इधर भेजा जाए 40x माइनस 31x इज इक्वल टू x², इसका मतलब यहाँ हो जाएगा कितना 9x इज इक्वल टू x², यानी x इज इक्वल टू 9। x आपने क्या माना है, x हावर्स,
इसका मतलब ये क्या होगा, हावर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि आफ्टर 9 हावर्स द कार बी ओवरटेक टू द कार ए। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन आपको कई बार देखने को मिलेगा, अगर मिला हुआ तो अच्छी बात है। लेट एक्स के बी द सम ऑफ, क्वेश्चन थोड़ा लेट से स्टार्ट है, इससे परेशान ना होइएगा। लेट एक्स के बी द सम ऑफ, ये मान लिया गया कि जो एस के है वो योगफल है किसका, फर्स्ट के टर्म ऑफ एन एपी, यानी एस के एपी के पदों का योगफल है। व्हाट मस्ट दिस प्रोग्रेशन, क्या आवश्यक है इस प्रोग्रेशन, इस श्रेणी में बी फॉर द रेशियो एस के एक्स अपॉन एस के टू द इंडिपेंडेंट एक्स। इसका मतलब इस श्रेणी में क्या ऐसा आवश्यक है, कौन सा रेशियो आवश्यक है कि इस रेशियो में ये जो, या इस रेशियो का जो मान हो वो एक्स से क्या हो, इंडिपेंडेंट हो जाए। तो हम लोग सबसे पहले ये देख लें, एपी के फर्स्ट के टर्म का योगफल दिया है, लेकिन आप सोचिए ना ए दिया गया और ना डी दिया गया, ये लेट का होना पड़ेगा। देखिए लेट करना पड़ेगा, लेट फॉर या टू गिवन एपी ए, या फर्स्ट टर्म ए लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू ए एंड कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू डी, ये मान लिया गया। इस चलिए, तो ये आपका दिया गया है लेट टू गिवन एपी, फर्स्ट टर्म आपका ए मान लिया गया और कॉमन डिफरेंस क्या मान लिया गया, डी मान लिया गया। इसका मतलब एस एक्स इज इक्वल टू एक्स बाई टू ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू क्या होगा, डी होगा, और यस के एक्स इज इक्वल टू के एक्स अपॉन टू ए प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी होगा। ठीक है, अब आइए इसके रेशियो को देख लेते हैं। यस के एक्स अपॉन एस एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, ये बनेगा के एक्स अपॉन टू ए प्लस के एक्स माइनस 1 इंटू डी अपॉन एक्स अपॉन टू ए प्लस एक्स माइनस 1 इंटू, ये आपका हो जाएगा डी। ठीक है, एक्स बाई क्या होगा, कैंसिल होगा, और ये बना के इंटू टू ए प्लस के एक्स डी माइनस डी अपॉन टू ए प्लस एक्स डी माइनस डी। इसका मतलब के एक्स डी, यहां लिख सकते हो आप 2a माइनस डी, क्या लिख सकते हैं, 2a माइनस डी। आपको यक्स से इंडिपेंडेंट दिखाना है, तो प्रयास ये किया जा रहा है कि यक्स का टर्म अलग हो जाए, बाकी सभी टर्म एक साथ हो जाए, इस प्रकार का बना टर्म। ठीक है, अब आपने कहा है क्वेश्चन के अनुसार कि एक्स से इंडिपेंडेंस चाहिए। अगर ये देखा जाए कि 2a माइनस डी को हटा दिया जाए यहाँ से, तो यक्स कटेगा, डी से डी कटेगा, के स्क्वायर होगा, जो कि आपका एक्स से क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा। तो आप कहेंगे फॉर इंडिपेंडेंट फ्रॉम एक्स क्या होना चाहिए, 2a माइनस डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जीरो कर देंगे, ये जीरो टर्म गायब हो जाएगा। इसका मतलब 2a बराबर डी, ए बराबर हो जाएगा डी बाई टू, ए बराबर क्या बनेगा, डी बाई टू होगा। इसका मतलब जो आपका एस के एक्स अपान एस एक्स का जो रेशियो आएगा, अगर एक्स से इंडिपेंडेंट होना होगा तो ए का मान होगा वो डी बाई टू होगा। इस तरीके से आप पिछले पढ़े हुए टॉपिक से संबंधित प्रश्नों को समझ सके। नेक्स्ट लेक्चर आपका जो होगा वो अब एपी में ही एक आपके पास केवल सिंगल एक टॉपिक बची है।